हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने बात करी थी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर हम 8 स्टेट्स की बात करें, उसके अंदर हमें बहुत एक पोटेंशियल देखने को मिलती है कि विद रिस्पेक्ट टू द फाइंडिंग्स ऑफ लोअर पेलियोलिथिक एज बड़ी सारी साइट्स वैसे तो डिस्कवर करी जा चुकी हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एज़ कम्पेयर टू द अदर रीजन्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी कम हुई है, जो कि फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस अगर यहाँ पर होती हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल जो है उसका स्कोप हमारे लिए छोड़ती है। अब इंडिया स्पेसिफिक बात हम लोगों ने कर ली है काफ़ी। अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल सीन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में हमें क्या क्या एविडेंसेस देखने को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोअर पेलियोलिथिक एज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट टूल्स और उनकी कुछ साइट्स के बारे में बात करेंगे, दूसरे आसपास पड़ोसी देशों के बारे में। यहाँ पर कुछ आपको लोअर पेलियोलिथिक एज से रिलेटेड जो टूल्स हैं जो कि साउथ इंडिया में अटीरापक्कम से डिस्कवर करे गए हैं, वो यहाँ पर दे रखे हैं आपको कि इस प्रकार की हैंड एक्स का इस्तेमाल करते थे इंसान। दीज वर चॉपिंग टूल्स जिनकी दोनों साइड से फ्लेकिंग हो रखी है। देखो यहाँ पर भी इसको एक तरीके से छीला गया है, अगर हम इसको साइड 1 मान लें, और अदर साइड पर आपको ये देखने को मिलता है, इधर भी इसकी फ्लेकिंग हो रखी है। उसके अलावा दिस इज़ अ क्लीवर एंड दीज आर पेबल टूल, ठीक है, जो कि समुद्र वगैरह के पानी के स्रोत के किनारे वगैरह से आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक साइट्स की विद रिस्पेक्ट टू वेरियस अदर कंट्रीज, तो सबसे पहला नाम आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के अंदर राइटर हमें यह बता रहे हैं कि जो प्री हिस्टोरिक साइट्स है इसकी प्रॉपर तरीके से हमें कोई एक यहाँ पर रिसर्च फाइंडिंग्स उतनी बेहतरीन लेवल की देखने को नहीं मिलती है कि बांग्लादेश के अंदर ज़्यादा खुदाई करी हो आर्कियोलॉजिस्ट ने। ऑब्वियसली बात है, अब जैसे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपकी कंट्री के आर्कियोलॉजिस्ट दूसरी कंट्री जाकर कुछ करना चाहते हैं तो उस कंट्री के हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट से, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर इंडिया के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, अगर उनको क्यूरियोसिटी फील होती है, और हुई भी है पास में, तो वो लोग बांग्लादेश वगैरह जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर ये जो सीक्वेंसिंग होती है, या फिर जैसा कि एक वर्ड का इस्तेमाल हमेशा बार बार हम लोग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स, डैट इज़ स्टैटिग्राफी। अब आप अपनी मर्जी से किसी कंट्री जाकर जितनी खुदाई आप करना चाहो किसी चीज़ को पता लगाने के लिए, किसी चीज़ के एविडेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए, वो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। तो बांग्लादेश भी कोई कुछ एक ऐसी कंट्री का उदाहरण है बहुत सारी कंट्रियों में से, जहाँ पर पेलियोलिथिक एज के जो एविडेंसेस हैं वो तो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसकी सीक्वेंसिंग नहीं करी गई है, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेटिग्राफी जो करी गई है वो थोड़ी सी कम करी गई है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ज़्यादातर जो हमें यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल टूल्स जो देखने को मिले हैं वो सरफेस लेवल से देखने को मिले हैं, ऊपर ऊपर से जितने मिल गए। अब ऊपर ऊपर से मतलब ऐसा भी नहीं कि वो रोड पर या किसी मिट्टी पर पड़े हुए थे, थोड़ी बहुत खुदाई कर कर, लेकिन जितनी डीप लेवल की खुदाई कर कर हमें और भी इंफॉर्मेशन नॉलेज मिल पाती उतनी हमें नहीं मिली है। अब फ़िलहाल जितनी भी खुदाई हुई है और जो भी लोअर पेलियोलिथिक एज के जो हमें टूल्स देखने को मिले हैं, तो वो साइट्स कौन सी हैं बांग्लादेश के अंदर। एक ये साइट है जिसका नाम आप हमेशा एनसीईआरटीज़ वगैरह के अंदर, ज्योग्राफी वगैरह के अंदर सुनते रहते हो, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स ऑफ बांग्लादेश। एंड एक एरिया है वहाँ पर जिसको बोला जाता है लालमाई मैनामाटी एरिया, ठीक है। उसके अलावा बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कुछ छोटे छोटे पहाड़ हैं जिनको सिलेट हिल्स बोलते हैं, वहाँ पर भी हमें ये एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ये जो लालमाई मैनामाटी हिल्स हैं ये बांग्लादेश के कोमिला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और एक जगह है बांग्लादेश में, जैसे हमारे यहाँ असम के अंदर चाय के बागान है ना, वैसे ही बांग्लादेश में भी चाय के बागान आपको हबीगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। और कौन सी जगह पर, उसके एक जगह है, एक स्टेट है जिसको टी स्टेट बोला जाता है, इट इज़ नोन एज चकलापुंजी टी स्टेट।
यहाँ पर इसके अच्छे खासे बांग्लादेश के पास चाय के बागान हैं। तो यहाँ पर कुछ एविडेंसेस जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को देखने को मिलते हैं, कुछ फॉसल वुड के, जिसको पेट्रीफाइड बोला जाता है, यानी कि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अवशेष हैं। और आप जानते हो कि फॉसल फ्यूल उसी को बोला जाता है जो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अवशेष हैं, जिससे हमें कोयला, पेट्रोल, ये जो कच्ची मिट्टी होती है, इसका जो तेल होता है, ये जो हमें जब देखने को मिलते हैं तो उसको हम पेट्रीफाइड सोर्सेस या फिर फॉसल वुड का नाम देते हैं, जैसा कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इट इज़ द मोस्ट रेडिली अवेलेबल रॉक, और ये मेन मटेरियल था जो कि प्री हिस्टोरिक पीपल जो है यूज़ करते थे टू मेक टूल्स। अब ये जो फॉसल वुड इंडस्ट्री है, यहाँ पर इसके और एविडेंसेस हमें म्यांमार के अंदर भी देखने को मिलते हैं। अब म्यांमार के अंदर, इसको हमारा कलर से मार्क करते हैं, म्यांमार के अंदर कुछ प्रोमिनेंट साइट्स हैं, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है वैसे, बताओ? ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। और यहाँ पर कौन सी प्रोमिनेंट लीडर थी, फीमेल लीडर, जिसको हाउस अरेस्ट पे रखा गया था काफ़ी सालों तक, और फिर वो प्रेसिडेंट बनी थी म्यांमार की? ऑंग सेंग सू की आई, है ना, ऑंग सेंग सू की आई। तो यहाँ पर कुछ रिवर वैलीज हैं ऑफ, हाँ बिल्कुल है, हावड़ा और खोवई रिवर वैलीज, ठीक है। ये तो हमें इंडिया के अंदर त्रिपुरा के पास देखने को मिल जाती है। और इसका अगर आप एक्सटेंशन देखोगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन जो है वो बगल वाली कंट्री म्यांमार तक उसको टच करता है। तो इसी के आगे एक वैली है, इरावदी वैली, ठीक है, म्यांमार के अंदर। तो वहाँ पर आपको ये फॉसल वुड इंडस्ट्री के एविडेंसेस जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमने बांग्लादेश के बारे में पढ़ लिया, म्यांमार के बारे में हमने एक ही वैली जानी यहाँ पर, इरावदी वैली। अब बात करते हैं नेपाल के बारे में। बड़ी सारी प्री हिस्टोरिक साइट जो हैं वो नेपाल के अंदर भी आइडेंटिफाई करी गई हैं। और नेपाल के अंदर हमें एशुलियन हैंडेक्स जो है वो प्राप्त हुई है, जिसको डिस्कवर करा गया था बाय अ पर्सन नोन एज गुद्रून कॉर्विनस, ठीक है, इन द बबई रिवर वैली। वहाँ पर एक रिवर वैली है, एक नदी है, उसके पास का एक स्रोत है बबई, जहाँ पर उस जगह से हमें जो प्राप्त हुआ है नेपाल के अंदर, डैट इज़ अ हैंड एक्स, एंड इट इज़ पर्टिकुलरली एन एशुलियन हैंड एक्स। इसके अलावा हमें जो ये हैंड एक्सेस हैं ये एक और साइट से देखने को मिलती हैं, और उस साइट का नाम है झैजरी। उसके अलावा ये झैजरी जो साइट है, इट इज़ इन गदारी एंड सतपति, जहाँ पर दो रिवर्स का संगम होता है। और उन दो रिवर्स के नाम आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, एक का नाम है नारायणी और सतपति रिवर। उसके अलावा हमें शिवालिक हिल से भी कुछ स्टोन टूल टाइप्स जो हैं वो यहाँ पर, प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स जो हैं वो देखने को हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब दोबारा से राइटर यहाँ पर आपको दक्षिण भारत के बारे में बता रहे हैं, और दक्षिण भारत के अंदर स्टेट बाय स्टेट आपको कुछ साइट्स बताई जाएंगी। आंध्र प्रदेश के अंदर लोअर पेलियोलिथिक टूल्स जो हैं वो आपको अंदरूनी एरिया में भी देखने को मिल जाते हैं आंध्र प्रदेश के, एज वेल एज उसके कोस्टल एरियाज में भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे विशाखापट्टनम के आसपास का जो एरिया है, आप जानते हो कि एंशिएंट पास में ये एक पोर्ट हुआ करता था, और आज तक ये पोर्ट जो है विशाखापट्टनम के आसपास का जो एरिया है वो कोस्ट को टच करता है, और यहाँ पर पोर्ट एक्टिविटीज़ जो हैं, मरीन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बरकरार हैं, ठीक है। और फिर हमें ये बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं विद द सी ओवर 7 मीटर अबव द प्रेजेंट वन, ये पास से ही चला रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ पेलियोलिथिक टूल्स देखने को मिले। जानने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश के अंदरूनी इलाकों से भी मिले हमें, और उसके कोस्टल एरिया से भी हमें मिले। तो उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम विशाखापट्टनम, जो नगरजुनाकोंडा की जो साइट है, ये इस साइट को आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से स्टडी करा है। और यहाँ पर इधर के साइट को स्टडी करने के बाद हमें इस रीजन के बारे में पेलियो क्लाइमेटिक कंडीशंस के एविडेंसेस भी देखने को मिले,
जहाँ पर हमें ये पता लगा कि यहाँ पर 3 ऑल्टरनेटिव क्लाइमेटिक साइकिल्स जो हैं वो चली थी। कभी वेट कंडीशंस, कभी ड्राई कंडीशंस, फिर वेट कंडीशंस, फिर ड्राई कंडीशंस, फिर वेट कंडीशंस, फिर ड्राई कंडीशंस। तो ये साइकिल यहाँ पर चलती चली गई थी। ऐसा हमें एविडेंसेस जो है वो देखने को मिले हैं। चॉपर्स और स्क्रेपर्स जो हैं, जो कि क्वाड्स के बने हुए थे, वो रिकवर करे गए हैं फ्रॉम अनदर स्टेट, केरला। और केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है पालघाट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से। उसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण भारत के अंदर ही तमिलनाडु की, तमिलनाडु के अंदर स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस जो है जब ये करी गई थी, तो उससे अर्ली पैलियोलिथिक से लेकर मेजोलिथिक एज तक की कुछ बातें सामने आई और वो टूल्स निकल कर आए बेसिकली फ्रॉम द एरिया अराउंड चेन्नई। तो चेन्नई के थोड़ा दूर एक केव है जिसका नाम है गुदियम केव। यहाँ पर हमें तीनों एज के पैलियोलिथिक टूल्स देखने को मिलते हैं, लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक एज टूल्स। अब यहाँ पर टूल्स जो हैं वो तो मात्रा के अंदर, संख्या के अंदर कम है, ठीक है, लेकिन जो दूसरी चीज़ें जो हमें मिल रखी हैं, हालांकि हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि तमिलनाडु के अंदर हमें उतने प्रोमिनेंट एविडेंसेस नहीं मिले, लेकिन फिर भी मिले हैं। तो ये चीज़ ये शो करता है कि यहाँ पर जो लोग रहे थे वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहे थे, ज़्यादा लंबे समय के लिए वो यहाँ पर रुके नहीं थे। उसके बाद ये जो अटीरा पक्कम है, जो कि एक रिवर बेसिन पर सिचुएटेड है, और उस रिवर बेसिन का नाम है कोरटालियर रिवर बेसिन। तो ये वन ऑफ द रिचेस्ट पैलियोलिथिक साइट्स मानी जाती है तमिलनाडु के अंदर, और इस साइट को डिस्कवर करा गया था 1863 में। और यहाँ पर बड़े सारे स्टोन टूल्स जो हैं हमें बार बार इस साइट के ऊपर स्टडी करने के बाद हमें वो बार बार प्राप्त होते रहे फ्रॉम द वेरियस स्ट्रैटिग्राफिक लेयर। यहाँ पर एक्सकेवेशन जो हैं सिंस 1999 कंडक्ट करी जा रही है, और बड़े सारे ड्रामेटिक रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। और उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये निकल कर आई है कि हमें यहाँ पर पैलियोलिथिक एज के जो स्टोन टूल्स हैं, उसके अलावा वो स्टोन टूल्स हमें एक तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे हम साउथ एशिया को पुराने ज़माने के अंदर पहचान सकते हैं। और जो आउट ऑफ अफ्रीका मतलब एक फिनोमेना को बोला जा रहा है, जहाँ पर होमिनिन्स जो थे वो एंशिएंट पास में अफ्रीका से माइग्रेट करते हुए अलग अलग साउथ एशिया के कोनों में जाकर जो बसे हैं, तो उसकी प्रोमिनेंट इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं इस साइड को स्टडी करने के बाद, अटीरापक्कम को, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको ये जो लोअर पैलियोलिथिक टूल्स जो दिखाए जा रहे थे ये जो स्क्रीन पर आपके सामने, ये अटीरापक्कम साइट से ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे ये जो लोअर पैलियोलिथिक जो साइट्स हैं वो तो कवर हो गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिडल पैलियोलिथिक साइट्स है। लेकिन मिडल पैलियोलिथिक साइट्स के टॉपिक को कवर करने से पहले यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है जो कि हमें कवर करना है। इसामपुर, अ सेंटर ऑफ स्टोन टूल मैन्युफैक्चर। ये इसामपुर नाम की जो साइट है ये कहाँ आपको देखने को मिलती है? इट इज़ लोकेटेड इन द गुलबार्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था। तो इस साइट की कुछ स्पेशलिटी के बारे में जानते हैं, क्योंकि राइटर आपको ये बता रहे हैं कि इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सेंटर ऑफ स्टोन टूल मैन्युफैक्चर। ये एक छोटा सा गांव है जो कि हंगसी वैली के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है, और इट इज़ ड्रेन बाय अ स्मॉल सीजनल स्ट्रीम, यानी कि सीजनल रिवर से ये जो रीजन है ये इसको फर्टिलिटी मिलती है, और उसको बोला जाता है स्मॉल स्ट्रीम को एस कमटा हल्ला, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं जब उपेंद्र सिंह को यूज़ करा जाता है यूपीएससी के क्वेश्चन, स्टेट पीएससी में तो चलो इतना यूज़ नहीं होता इसका, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी अगर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह के बारे में आता है तो ऐसी जो यूनिक छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, रिवर स्ट्रीम्स होते हैं, चाहे भले वो सीजनल रिवर्स हो या पेरिनियल रिवर्स हो, ये नाम आ सकते हैं कि ये आपको कहाँ देखने को मिलती है। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा कर्नाटका, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एकदम से आपको याद नहीं आएगा, तो इन सब चीज़ों के आप नोट्स पहले से अपने पास रेडीमेड करके रखा करो। तो ये जो पैलियोलिथिक साइट है ये लोकेटेड है, ये जो गांव हमने बात करी इसामपुर,
तो यहाँ पर एक इससे 2 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर इस गांव से, गांव है हमारा इसामपुर, उससे 2 किलोमीटर की दूरी से कम पर ये साइट लोकेटेड है, क्लोज टू द बैंक ऑफ द स्ट्रीम कमटा हल्ला, एंड विच कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 7,200 स्क्वायर किलोमीटर। इस इसामपुर साइट को डिस्कवर करा गया था 1983 में, जब सिल्ट डिपॉजिट जो थे, सिल्ट डिपॉजिट क्या होता है, नदियाँ जो अपने साथ रेत, पत्थर, कंकड़, गिट्टियाँ जो लेकर आती हैं और जब वो एक जगह पर डिपॉजिट करती रहती है तो उसको आप बड़े सारे नाम से जानते हो, जैसे सेडिमेंट्री डिपॉजिट, या फिर आप उसको बोलते हो एलुवियल फर्टिलिटी जिससे होती है, प्लेन रीजन जिससे बनते हैं, एग्रीकल्चर के लिए वो रीजन प्रॉस्परस होते हैं। तो यहाँ पर सिल्ट डिपॉजिट जो है वो आते रहे इस नदी कमटा हल्ला के माध्यम से, ओवरलाइंग द लाइमस्टोन फ्लोर ऑफ द वैली, यानी कि जो पूरी वैली है, वैसे तो अगर इसका आप बेस देखोगे तो वो लाइमस्टोन से बना हुआ है ऊपर, लेकिन भारी भरकम मात्रा के अंदर सिल्ट डिपॉजिट जब आते जा रहे थे 1983 में इसको डिस्कवर करा गया था। कैसे हुई थी डिस्कवर, यहाँ पर ना क्वेरिंग का काम चल रहा था। क्वेरिंग एक प्रकार से, जैसे 2 वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं, क्वेरिंग एंड माइनिंग, तो यहाँ पर खुदाई करने का काम चल रहा था, तब ये साइट को डिस्कवर करा गया। अब माइनिंग में क्या होता है कि आप जो है गड्ढा खोदते हो क्योंकि आपको वहाँ पर ये ऐसा लगता है कि उस जगह पर वहाँ पर कुछ मिनरल डिपॉजिट्स हैं, जैसे बॉक्साइट, मैग्नीज, माइका, लेड, कॉपर, ये सब आपको ओर्स की फॉर्मेट के अंदर ज़मीन की खुदाई करके देखने को मिलते हैं। तो आप जब आपका जब पर्पस होता है खुदाई करने का, ज़मीन को खोदने का, कि अगर आपको वहाँ से मिनरल्स की प्राप्ति हो तो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं माइनिंग। अब क्वेरिंग कब करी जाती है, क्वेरिंग जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर भी आप गड्ढा वगैरह खोदते हो, लेकिन यहाँ पर आपका लेना देना होता है कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट के साथ जिसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्गर रन या शॉर्टर रन में इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये खुदाई क्यों करी गई थी, गड्ढे वगैरह क्यों बनाए गए थे, इस एरिया की खुदाई क्यों चल रही थी, यहाँ पर एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो सरकार लॉन्च कर रही थी, और उसी इरिगेशन फैसिलिटी के तहत 1983 में साइट को डिस्कवर करा गया, जिसको हम नाम दे रहे हैं इसामपुर। ठीक है, अब इस साइट के अंदर हमें कुछ एविडेंसेस जो देखने को मिलते हैं वो हमें एक एडवांटेज देते हैं कि हम प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बींग्स को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल टोपोग्राफी की बात करी जा रही है राइटर के द्वारा, कि वाटर एंड अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट फूड वर अवेलेबल हेयर। एक और एडवांटेज बेसिकली ये था, मतलब आप ये एडवांटेज आप एंशिएंट पास्ट से कनेक्ट कर सकते हो ताकि आपको ये पता लग सके कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस जो हैं वो यहाँ पर क्यों रहते थे और काफ़ी अरसे तक उन्होंने इस साइड को अपना अड्डा बनाकर क्यों रखा। पानी मिलता था, वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर अवेलेबल थे, प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड उनके लिए अवेलेबल थे। तो यानी कि अगर वो यहाँ पर रुकने की सोच रहे थे, जो कि वो रुके भी काफ़ी अरसे तक, तो उनके पास रेडीमेड काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल थी जो कि उनको एक नेचुरल तौर पर एक स्टेबिलिटी वैसी ही देती थी। तो इंसानों ने डिसाइड करा चलो यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर हम काफ़ी अरसे तक रुक सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस एरिया के आसपास अवेलेबल है। एक और एडवांटेज जिसका ये था कि देयर वर मैनी लाइमस्टोन ब्लॉक्स एंड स्लैब्स। ठीक है, और लाइमस्टोन अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो आप कहोगे कि इससे क्यों इंसान रुकने की यहाँ पर सोच रहा है, क्योंकि एक रेडीमेड पत्थर, बड़े बड़े ब्लॉक्स और उसके स्लैब्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये बड़े सारे टूल्स बनाने को काम आ सकते हैं। ठीक है, एंड देयर इज एविडेंस ऑफ एशुलियन एज वेल एज मिडल पेलियोलिथिक ऑक्यूपेशन एट दिस साइड। तो मिडल पेलियोलिथिक टूल्स और लोअर पेलियोलिथिक टूल्स के जो एक प्रोमिनेंट टूल्स होते हैं, एशुलियन टूल्स, उसके एविडेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो इंसानों ने इसलिए बनाए हुए थे क्योंकि लाइमस्टोन ब्लॉक्स और स्लैब्स यहाँ पर अवेलेबल थे। लाइमस्टोन का पत्थर बेसिकली आपको ये याद रखना कि मिनरल जो है यहाँ पर अवेलेबल था काफ़ी अच्छी खासी मात्रा के अंदर। तो यहाँ पर जो एशुलियन मटेरियल हमें मिला है, इट मोस्टली कंसिस्टेड ऑफ कोर्स इन डिफरेंट शेप्स। बड़े बड़े फ्लेक्स यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं, और कुछ वेस्ट मटेरियल जिसको हम कहते हैं डेबिटेज। जैसे होता है ना गार्बेज, कूड़ा कबाड़ा, तो पत्थरों का जो कूड़ा कबाड़ा कचरा होता है, जैसे हम नॉर्मल कूड़े कबाड़े को कहते हैं गार्बेज,
पत्थरों के जो बचे हुए अवशेष होते हैं, जैसे अगर आपने फ्लेकिंग वगैरह कर दी, पत्थर को छील कर कोई एक शेप देती है, साइड में जो उसके छोटे छोटे अवशेष गिरे होंगे जो कि किसी काम के नहीं, उसको हम डेबिटेज कहते हैं। तो मेन टूल टाइप्स जो यहाँ पर देखने को मिले हैं वो हमें देखने को मिलते हैं चॉपिंग टूल्स, चाकू, कुछ हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और स्क्रेपर्स। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ अनफिनिश्ड टूल्स भी काफ़ी लार्ज नंबर्स के अंदर देखने को मिले। अनफिनिश्ड इसलिए क्योंकि तब तक लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए होंगे, कुछ जोग्राफिकल फिनोमेना, इन्वायरमेंटल फिनोमेना यहाँ पर आ गया होगा, तो लोगों ने सोचा कि हम यहाँ से इस एरिया से चलकर किसी और एरिया में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो अनफिनिश्ड रह गए। और ये अनफिनिश्ड चीज़ें हिस्ट्री में अक्सर हमें देखने को बड़ी सारी साइट पे मिल जाती हैं। जैसे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर लोथल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो लोथल वैसे तो एक डॉकयार्ड था, लेकिन इसके अलावा हमें यहाँ पर एक बीड मेकिंग फैक्ट्री भी देखने को मिलती है, जिसको हम अक्सर एनसीईआरटी वगैरह के अंदर पढ़ते रहते हैं कि यहाँ पर एक बीड मेकिंग फैक्ट्री भी थी। और वहाँ पर जो इनकम्प्लीट बीड्स थे, इनकम्प्लीट बीड्स जो कि पूरे नहीं बन सके थे, आधे अधूरे थे, उसकी एविडेंसेस भी हमें लोथल से देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान तब तक वहाँ से हो सकता है जा चुके हो। और कुछ गिने चुने हमें फिनिश जो ये जो टूल्स हैं ये भी देखने को मिलते हैं। हैमर स्टोन्स यहाँ से हमें देखने को मिले हैं इसामपुर साइड से, अलग अलग साइजेस के, जो कि हार्ड रॉक से बनाए जाते थे, लाइक क्वार्ट्जाइट, बेसॉल्ट एंड चर्ट। तो ये काफ़ी अच्छी खासी मात्रा, अच्छे खासे नंबर्स के अंदर हमें यहाँ पर ये मिले ऑन द सरफेस लेवल, और जब एस्केवेट करा गया उस साइड को तो भी हमें और ज़्यादा मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर देयर इज़ अ एविडेंस ऑफ क्वेरिंग एंड ऑफ डिफरेंट स्टेजेस इन द टूल मैन्युफैक्चर, कि इंसान जो है यहाँ पर छोटे मोटे जितना उनसे बनता था तो वो गड्ढे वड्ढे खोद कर, जो भी जैसे क्वार्ट्जाइट, बेसॉल्ट या चर्ट निकालना है, तो वो उसको निकाल कर अपने टूल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए उन सारे मिनरल्स का इस्तेमाल करते थे। अब मिडल पेलियोलिथिक टूल्स के भी हमें यहाँ पर एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें फ्लेक टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन चर्ट से बनाए जाते थे। एंड दीज इंक्लूडेड सम फिनिश टूल्स, कोर्स, हैमर स्टोन्स, फ्लेक्स, एंड इन सबको बनाने के बाद जो पत्थरों का जो कचरा बच जाता था, डेबिटेज भी हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ टूल्स क्वार्ट्जाइट और लाइमस्टोन के भी देखने को मिलते हैं। स्क्रेपर्स अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं अच्छी खासी मात्रा के अंदर। एंड टूल्स वर मेड बाय बोथ सिंपल फ्लेकिंग एंड थ्रू द यूज़ ऑफ प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक, यानी कि एक तो हो गया कि आपने उसको ऐसे ही छील दिया, एक हो गया प्रॉपर तरीके से उसको पॉइंटेड मटेरियल बना, पॉइंटेड टूल बनाने की आपने कोशिश करी। अब इस साइड के अंदर हमें बहुत सारे, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है सब लोकेलिटीज़, 4 सब लोकेलिटीज़ देखने को मिलती हैं, ईच मेजरिंग 300 to 400 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये सब लोकेलिटीज़ का बेसिकली फंडा ये होता है कि आपको एक जगह देखने को मिलती है जहाँ पर आप बेसिकली ना एक पार्टीशन करके उस एरिया को देखते हो कि यहाँ पर हमें कुछ और पत्थर मिल रहा है, यहाँ से हमें कुछ और पत्थर मिल जा रहा है, इस जगह से हमें बेसिकली कुछ और पत्थर मिल जा रहा है, और इस जगह से कुछ और पत्थर मिल जा रहा है। अब वो कैसी भी अरेंज हो सकती है, जैसे मतलब मैंने एक ये ऐसी रैंडम डायग्राम बना दिया, आपको इस एरिया में, इस एरिया से लेकर अलग अलग एरिया में पत्थर मिल जा रहे हैं। जैसे कुछ आपको यहाँ पर मिले, कुछ इस एरिया में मिले, कुछ इस एरिया में मिले, और कुछ इस एरिया में मिल गए। तो लाइमस्टोन स्लैब्स और लाइमस्टोन की जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पर इंसान को मिलती थी, अलग अलग उनकी क्वालिटी हो सकता है होती हो, जो कि टूल्स बनाने के लिए यूज़ करी जाती थी। ठीक है, और यहाँ पर अगेन 100 बातों की एक बात वही लिखी हुई है कि दिस साइट वॉज कंसिडर्ड एज अ सेंटर एंड ऑल दीज साइट्स, ऑल दीज सब लोकेलिटीज़। अब सब लोकेलिटी मतलब एक प्रोमिनेंट साइट है जहाँ पर अलग अलग मिनरल्स इंसानों को देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर क्वेरिंग वगैरह कर कर अलग अलग क्वालिटी के मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट जब करा जाएगा, और हर जगह पर विद इन डैट पर्टिकुलर साइट एक एरिया जब चेंज हो जाता है और दूसरे एरिया में जब हम जाते हैं तो जो मिनरल्स की जो क्वालिटी है वो भी चेंज हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर इसको सब लोकेलिटी कह रहे हैं। तो गिवन द लार्जर एक्सटेंट ऑफ द साइट एंड द ह्यूज नंबर ऑफ टूल्स जो कि हमें यहाँ पर मिले हैं, इससे हमें देखने को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसामपुर वॉज वन ऑफ द सेवरल हब्स ऑफ स्टोन टूल मैन्युफैक्चर इन हंगसी बाइचाल वैलीज।
जहाँ से होमिनिन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो टूल्स हैं दे वर वेदर्ड, और उनके ऊपर यूज़ मार्क्स हुआ करते थे कि यूज़ मार्क्स का कहने का ये मतलब है कि उनको बेसिकली छीला गया, उनके ऊपर कुछ काम करा गया, जो कि ये दिखाते हैं कि यहाँ पर इंसान काफ़ी लंबे अरसे के लिए रुके भी होंगे, ठीक है, ठहरे होंगे, और अपनी सब्सिस्टेंस एक्टिविटी को भी उन्होंने कैरी आउट करा होगा, जैसे फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर ये इसाम्पो टूल्स के आपको कुछ एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं, लाइक हैमर टूल्स, क्लीवर्स एंड सम हैंड एक्सेस, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये जो लोअर पेलियोलिथिक टूल्स हैं इसके बारे में अपनी डिस्कशन को कंप्लीट करा। अगले लेक्चर से हम बात करेंगे मिडल पेलियोलिथिक साइट्स के बारे में, और उन साइट्स के अंदर हमें कौन कौन से प्रोमिनेंट टूल्स देखने को मिलते हैं। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।